पिछले दिनों अखबारात में और सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चली लाहौर के एक हॉस्टल में CINC के बगैर कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर और शॉर्ट स्टे के लिए हॉस्टल्स मिल रहे हैं। किसी लेडी ने या किसी मेल ने भी कुछ अजीब सी ड्रेसिंग की हुई है और बहुत ही वियर्ड, जो कि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, तो वो बड़े आराम से गुजरते हुए कहते हैं ये कहीं इस शहर से है, ये उस शहर से है, लेबलिंग शुरू हो जाते हैं। कोई नहीं कहता कि लाहौर से। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह के विसिनिटी में एक एबॉर्शन सेंटर भी अमूमन हुआ करते हैं, बिकॉज जहाँ पे भी मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे ये सब कुछ होगा। तो आप देखेंगे जब तक आप एक स्टूडेंट को जो आपके पास रहने आ रहा है उसको एक कस्टमर की तरह देखेंगे तो आप एक ताजिर का काम कर रहे हैं, आपका माइंड सेट एक बिजनेस वाला है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि नहीं, ये कोई किसी फैमिली की कोई अमानत मेरे पास है और इनकी तरबियत और सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मेरी तरजीह है, बिल्कुल, तो साथ ही आप वो अमीन और वो सिद्क वाला एलिमेंट पे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी सीरीज़ कुतुबनुमा, उसके सिलसिले में आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो हॉस्टल लिविंग है। टॉपिक बड़ा ख़ास महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये ख़ास इस सिलसिले में है कि पिछले दिनों अखबारात में और सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चलीं कि लाहौर के एक हॉस्टल में CINC के बगैर कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर और शॉर्ट स्टे के लिए हॉस्टल्स मिल रहे हैं। और जब तहकीकात की गई तो उन हॉस्टल्स की जो आमदनी थी वो 6 से 7 लाख माहाना थी, और जब ज़रा थोड़ा सा डीप डिगन किया गया तो पता लगा कि ये हॉस्टल सिर्फ लाहौर में एक नहीं, कई और बल्कि हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, कॉस्मोपॉलिटन कराची है, इस्लामाबाद है, वहाँ पर आपको ऐसी कई फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो एकदम दंग रह गए और हमने सोचा कि डॉक्टर आमना आरिफ को हम इनवाइट करते हैं और देखते हैं कि ये जो हॉस्टल्स का जो इस वक्त कारोबार है, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन को इस वक्त इंडस्ट्री का नाम दिया गया है, और इसी इंडस्ट्री के एक साइड में ये जो कारोबार हो रहा है इसकी क्या हैसियत है और क्या इन पर सिवाय पैसे बनाने की कोई जिम्मेदारी भी आयद होती है या नहीं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करते हैं। डॉक्टर आमिना आरिफ मेरे साथ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम ऑन बोर्ड। अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए। Though I know you very well, जी, लेकिन हमारे व्यूअर्स को और ऑडियंस को जानना है आपके बारे में। जी, मैं इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एज ए चेयरपर्सन काम कर रही हूँ UMT में, और बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरा एक बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग समझ लें कि 7-8 ईयर का इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ रहा है जो एंग्जाइटी फेस करते हैं, डिप्रेशन फेस करते हैं। तो जो आपने बात की वो टॉपिक से बड़ा डायरेक्ट लिंक भी करता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो वो कहीं शेयर नहीं कर पाती, और वो मतलब बाय द वे वो मेरी इंट्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है। तो और मुझे वैसे UMT में लास्ट 18 years हो गए हैं माशाल्लाह। तो दिस इज़ माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह। डॉक्टर आमना, ये मुझे बताइए, UMT में हमारे पास अराउंड 30 से 40% स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्टल रिजाइडिंग है। ये तो खैर एक फिनोमिनन मैंने आपके साथ जिक्र किया, लेकिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई खबर चल रही होती है। और जैसे कि अब आपने कहा कि जो आपके पास्ट 18 years में और मेरे भी जितना UMT में एक्सपीरियंस है और यूनिवर्सिटीज़ में जो एक्सपीरियंस है, हम ये देखते हैं कि बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ अर्सा पहले पता चला कि हॉस्टल के मालिकान ने ही कुछ लोगों के साथ करके तो वॉशरूम्स के अंदर कैमरे लगा के तो वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया था, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि मेल स्टूडेंट्स को भी ब्लैकमेल किया जाता था। इसके साथ एक बड़ा अजीब फिनोमेना है, और वो जो हमने देखा है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत पैसा और बहुत दिल निकाल के, हौसला निकाल के बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं। खर्चा तो होता ही होता है और हौसला भी बहुत देना पड़ता है, लेकिन उनके बच्चों के लिए भी और उनकी ज़ात के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे बच्चों को एकदम US भेज दिया जाए या दुबई भेज दिया जाए या किसी ऐसी जगह पे, और एकदम आपने देखा कि बिहेवियर में बड़ा अजीब सा चेंज आता है। एक अनकैनी सी एरोगेंस आ जाती है, और एक सबसे बड़ के वो जो लाइन क्रॉस करने की हिम्मत है ना, वो पता नहीं कहाँ से आ सकती है। अभी मैं और आप ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इस पे बात कर रहे थे। तो ये मुझे बताइए कि हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर इस एक्सपोजर का क्यों ऐसा असर पड़ता है? अच्छा, इसमें अगर आप देखें डॉक्टर आसिया, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि छोटे शहरों वाला जो आपने पॉइंट रेज किया ना, बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, और मैंने और आपने नहीं, बाकी भी लोग जो हॉस्टल्स की सराउंडिंग्स में रहते हैं या आते जाते देखते होंगे हॉस्टलाइट्स को,
तो अक्सर मैंने गुजरते हुए सुना है कि अगर किसी लेडी ने या किसी मेल ने भी कुछ अजीब सी ड्रेसिंग की हुई है और बहुत ही वियर्ड जो कि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, तो वो बड़े आराम से गुजरते हुए कहते हैं ये कहीं इस शहर से है, ये उस शहर से है, लेबलिंग शुरू हो जाते हैं। कोई नहीं कहता कि लाहौर से है, क्योंकि वही वाली बात कि वो यहाँ पे आते हैं तो वो इस तरह से फैसिनेट होते हैं कि जैसे पता नहीं ऐसी कौन सी जगह पे आ गए। और सबसे बढ़कर इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपने ये भी पॉइंट किया कि पेरेंट्स बहुत पैसा लगा के यहाँ भेज रहे हैं उन्हें, तो पेरेंट्स की तरफ से भी एक चेक एंड बैलेंस की कहीं ना कहीं कमी मुझे लगता है कि होती है। वो बिल्कुल ही भेजने के बाद शायद वो अपने आप को समझते हैं कि हमारे बच्चे अब हमसे बढ़ गए हैं, हाँ, उनको सब कुछ पता है, हमें कुछ पता नहीं है। नहीं होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मैंने भी ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स को हमें भी एज अ टीचर कांटेक्ट करना पड़ता है कि आपका बच्चा ये चीज़ आजकल इसमें इन्वॉल्व है, चेक इट। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और हॉस्टल वाले तो वैसे ही आपने जैसे भी वाकया बताया और इस तरह का एक तो बिजनेस बन गया है नहीं तो कहीं ना कहीं वो छोटे शहरों से आने वाले फैसिनेटिंग प्लस यहाँ का अपना कल्चर है जो बहुत ज़्यादा वो एक कहते हैं ना कि आइडियल इमेज पे चल रहा है कि आप देखें क्लासरूम्स के अंदर भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं सब यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही है कि क्लासरूम में कुछ बच्चों का एक खास आइडियल इमेज है जो बहुत अच्छी सी सो कॉल्ड अच्छी सी ड्रेसिंग करते हैं, बोल्ड ड्रेसिंग करते हैं। और आई डोंट नो कहाँ से ये कल्चर आया है कि शलवार कमीज पहननी है लेकिन दुपट्टा नहीं लेना तो ये कहाँ से आया है कल्चर, आई डोंट नो। बट अमूमन ये लोग अच्छे एक्टिव भी होते हैं या अमूमन पोजीशन होल्डर ऑफिस होल्डर्स होते हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज और क्लब्स वगैरह, क्योंकि ये ज़्यादा वोकल भी होते हैं। हाँ। वजह है कि आइडियल इमेज से मैच कर रहे हैं ना क्लास में। अब क्लास में आप देखें जितना मर्जी हम कहें कि आपकी अपनी लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन जहाँ हम देखते हैं किसी बच्चे को ज़रा सा इंग्लिश में बोलते हुए 2 लाइनें सबके सब फैसिनेट हो जाते हैं इंक्लूडिंग टीचर कि अच्छा ये देयर इज समथिंग। तो ये वजह है कि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कल्चरली और वो स्ट्रगल भी करते हैं, ये तो खैर एक अच्छी बात है, लेकिन वो स्ट्रगल उस इमेज को हासिल करने के लिए कर रहे हैं जिसको मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि ये एक फ्रेजाइल सी चीज़ है, ये आज है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। लेकिन ये जो आइडियल इमेज हम कहीं ना कहीं कल्चरली प्रमोट कर रहे होते हैं ना, ये बाकियों को भी फैसिनेट करता है जो उसके साथ मैच करने के लिए कि अच्छा अगर इस तरह के इमेज को प्रमोट किया जाता है तो क्यों ना हम भी ऐसे बने। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का डिस्कनेक्ट, कल्चरल एक बाउंड्री सेट नहीं हो रही है और हम एक इस तरह की इमेज को प्रमोट खुद भी कर रहे हैं इसका पार्ट बन के, जो कि कंडेम्ड होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट्स उतने ही अकाउंटेबल हैं जितना स्कूल में, कॉलेज में। ऐसी बात, लेकिन बिल्कुल इस पे पॉइंट पे हम बात करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊं कि ये लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद आई डोंट थिंक कि दे आर एबल टू फिट इन बैक टू देयर सोसाइटीज। देयर इज वन वे और द अदर। उनके घर वालों को भी पता है कि वहीं से कोई रिश्ता विश्ता ढूंढ लेना या वहीं पे कोई नौकरी वोकरी कर लेना, देयर इज नो नीड टू कम बैक। तो मेरा ख्याल है ये उनकी वो जो एंकरिंग है जो उनकी ग्राउंडिंग है उस या आइडेंटिटी भी कह लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं पीछे से पेरेंट्स किस माइंडसेट से यहाँ भेज रहे हैं और फिर यहाँ पे आगे कोई बाउंड्री अगर नहीं मिल रही है तो वो तो रीइंफोर्स हो जाता है ना। बिल्कुल कि अच्छा ठीक है यहीं पर करना है। और आपने बिल्कुल ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये सोचते हैं कि बस यहीं से सब कुछ करके जाना है। यही वजह है कि वो आपको जो अभी आप मुझे बता रही थी कि वो जो खुफिया निकाह वगैरह, हाँ, वो जो शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल शॉर्ट टर्म स्टे और मुता वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो यही है। और कौन रिस्पॉन्सिबल है कि इस केस में अगर कोई बच्चा भी आ जाता है इस दुनिया में तो उसका कोई राइट नहीं है किसी फाइनेंसेस। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह के विसिनिटी में एक एबॉर्शन सेंटर भी अमूमन हुआ करते हैं, बिकॉज जहाँ पे भी मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे ये सब कुछ होगा। चलिए इन चीज़ों का हमें अंदाज़ा भी है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि अगर वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्डिंग को देखा जाए तो रिसर्चेस के मुताबिक तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। बिल्कुल आप ये देखिए कि एक घर की फ्रैंक फ़ज़ा से, एक वालिदैन की पैम्परिंग से एक बच्चा, ये एक स्टूडेंट निकलता है, उसको ज़िंदगी में अपने डिसीजन लेने के लिए भेजा जाता है और एक्सपोजर उसको मिलता है। तो इस लिहाज से जो है, आज से कुछ अर्सा पहले मुझे याद है जो बच्चे माँ बाप से कंट्रोल नहीं होते थे उनको वो बोर्डिंग में भेज दिया करते थे, सीधे हो जाएंगे तो सीधे हो जाते थे। अब मुझे याद है वार्डन का नाम जो है वो एक जहन्नुम के दरोगे का नाम ही हुआ करता था। लेकिन वो कहाँ से एक आई रिलैक्सेशन आई, ये कंसेशन जो वार्डन्स वगैरह ने खुद ही ले ली कि उन्होंने कहा कि नहीं जस्ट पैसे बनाओ और बच्चों को यूज़ करो। क्योंकि देखिए डॉक्टर आसिया, जहाँ पे चेक एंड बैलेंस रुक जाएगा ना, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनकी सराउंडिंग में इस तरह के हॉस्टल्स खुल रहे हैं और वो इक्वली अकाउंटेबल हैं, अगर वो उनका चेक एंड बैलेंस ना रखे और प्लस हर पर्सन हॉस्टल, वैसे बाय द वे हॉस्टल मालिकान को बड़ा केयरफुल, जैसे कहते हैं ना हर पर्सन टीचर नहीं हो सकता, वैसे आप ऐसे पर्सन को ये जिम्मेदारी दे नहीं सकते हॉस्टल की जिसके अंदर वो जो हमारी एक बार बार डिस्कशन है कि सिद्क ना हो
उसके कोलोफिल में तजाद ना हो। आप देखेंगे वजीर आजम भी बनने लगता है तो हम कहते हैं ना अमीन सादिक और अमीन हो, ठीक है, कि एक कंट्री की जिम्मेदारी। तो एक हॉस्टल का मतलब है सेकंड होम। तो वो हर पर्सन कोई भी आके उसको खोल के नहीं बैठ सकता, क्योंकि बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि इसको भी एज अ बिजनेस देखा जा रहा है। मतलब आप देखेंगे जब तक आप एक स्टूडेंट को जो आपके पास रहने आ रहा है उसको एक कस्टमर की तरह देखेंगे तो आप एक ताजिर का काम कर रहे हैं। आपका माइंडसेट एक बिजनेस वाला है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि नहीं ये कोई किसी फैमिली की कोई अमानत मेरे पास है और इनकी तरबियत और सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मेरी तरजीह है, बिल्कुल, तो साथ ही आप वो अमीन और वो सिद्क वाला एलिमेंट पे आ जाते हैं, तो आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है एक तो आपका अपना माइंडसेट जो हॉस्टल मालिकान है, दूसरा उनकी सराउंडिंग में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कितना चेक एंड बैलेंस। ज़बरदस्त। इसका मतलब ये कि फिर आपने तो कहा कि आपके जो अंडर केयर में आपके जो स्टूडेंट्स हैं उससे पहले तो हॉस्टल मालिकान की तरबियत की जाए। सबसे पहले तो उनकी सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए। जैसे भी आपने कहा एक बंदा प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है, 4-5 प्लॉट बेचने खरीदने के बाद उसको ख्याल आता है यार मैं हॉस्टल ही क्यों ना बना लूं, तो मेरा ख्याल है दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। और ये भी है कि आप ये देखिए कि जब ये लोग हॉस्टल्स के लिए लाइसेंस लेते हैं तो इनको विसिनिटी में बहुत सारी इदारों को जो मुतल्लिका इदारों को सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि सोसाइटी के अंदर एक कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट तो हो सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। और जहाँ तक सिद्ध की आपने बात की, क्योंकि हर जगह पे एहसास ज़िम्मेदारी लैक कर रहा है ना, और एहसास ज़िम्मेदारी की वहाँ पर लाइंस जो हैं वो डिम हो जाती हैं, जहाँ पे आपने कहा कि कौल और फेल जो है उसके अंदर तज़ाद आ जाता है। जो आपने सोचा वो आपने किया नहीं, तो आप एकदम सादिक और अमीन की लाइन से पहले ही नीचे उतर गए। ये मुझे बताइए कि हॉस्टल मालिकान को के पास क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यानी आप सबसे पहले हम उस आइडियल स्टैंडर्ड का जो है तायुन कर लेते हैं कि आपके ख्याल में एक हॉस्टल मालिक को कैसा होना चाहिए? आप देखें जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, अगर वो ये कंसीडर उसको ये सबसे पहले तो ये सोचना है कि मैं कोई दुकान खोल के नहीं बैठा हुआ, ना ही मैं कोई बिजनेस खोल के बैठा हूँ। समझ ले कि मैं एक सेकंड होम प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल, और वो कहते हैं घर जैसा माहौल, घर जैसा आपको हॉस्टल के नीचे भी लिखा हुआ, मैंने देखा आपका सेकंड होम, जस्ट लाइक योर होम। घर का खाना, तो घर का खाना, या अब घर का खाना लेके आ जाना, घर जैसे कपड़े अगर मिल जाना, तो ये तो घर नहीं है। घर में तो तरबियत भी होती है, ऐसी बात। और वैसे बाय द वे तालीम और तरबियत तो हमारी इंस्टीट्यूशन से भी समहाउ फेड हो गई हुई है। तालीम तरबियत कहाँ है? जब से हमने इसको कारोबार बनाया, जब से हमने इसको कारोबार बनाया, तो तरबियत कहाँ है, और तरबियत करने के लिए टीचर्स कहाँ हैं, और तरबियत करवाने वाले स्टूडेंट्स कहाँ हैं? Exactly. अब स्टूडेंट्स भी नहीं सुनते टीचर्स की, और टीचर्स भी कहते हैं चलो एक के बाद दूसरी चीज़ करते हैं। मतलब समहाउ ये कि ना बिजनेस मॉडल जो डोमिनेट कर रहा है ना, तो एक ये वापस उस पर आते हैं कि जो हॉस्टल मालिकान में से है, पहले तो वही चीज़ है कि मैंने कहा कि उसका माइंडसेट है, अगर वो सिद्ध नहीं है तो उसको बड़ा केयरफुली लाइसेंसिंग होनी चाहिए कि हर पर्सन को हॉस्टल खोलने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा, अच्छा वैसे बाय द वे इसका लिंक किससे भी है कि जो इन्वेस्टिगेट किए बगैर हॉस्टल में अपनी एंट्री किसी की भी अलाउ कर देते हैं शॉर्ट स्टे के लिए, एक और उसका जो है आउटकम भी है। इसी तरह से जो हॉस्टल मालिक कोई भी आके खोलेगा तो इसका भी तो पहले इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो आने वाला है हॉस्टल खोलने वाला ये है कौन। कोई क्रिमिनल आके कहे मैंने अब ये बिजनेस शुरू कर देना है, तो किसी को क्या पता कि हॉस्टल खोलने वाला कौन है। क्योंकि आप देखेंगे मालिक का जो माइंडसेट है, क्या वो इंस्टीट्यूट में प्रिवेल नहीं करता, इनफिल्ट्रेट करता है, सारा का सारा वही प्रिवेल करता है। हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखते आ रहे हैं कि हमें ऊपर से एक है चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल इस्लामिक रिलीजन और ये जो सारी रिवायत हम इसको अपनी बाउंड्री समझते हैं और उसी में रहते हैं, एंड वी फील कंफर्टेबल। लेकिन अगर एक हॉस्टल वाले की बस कहें कि ठीक है बिजनेस है, पैसा आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो उसकी अपनी माइंडसेट प्लस हमें यहाँ चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। हर पर्सन को हॉस्टल खोलना अलाउ नहीं होना चाहिए। ये जितना सिस्टम को हम कर लेंगे ना स्ट्रिक्ट, उतना वहीं से करेक्शन शुरू। और आप ये देखें मैनी अ टाइम दे गेट इनटू द ट्रबल, कई सुसाइड्स के केसेस हो रहे हैं, कहीं ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, हम हर रोज़ ये खबरें सुनते हैं। और जाहिर है जो वालिदैन हैं वो भी आके गला तो पकड़ते ही होंगे ना। आप जब पहली चीज़ है कि आप शनाख्त के बगैर किसी को एंटर कर रहे हैं, आपको पता है कि आने वाला रेपिस्ट है, आपको पता है कि आने वाला कोई क्रिमिनल है या कोई ऐसा पर्सन है जो पता नहीं पीछे कितने कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली आप शनाख्त अगर नहीं कर रहे, CNIC की बात आपने शुरू में की, वो ही नहीं ले रहे, आने वाले को क्या डर है। और आजकल आपको पता ही है, जो आपने डिफरेंट सिटीज़ की बात की और हम जो केसेस सुन रहे हैं, उसमें सबसे मेन चीज़ तो है ही है कि वो फैसिलिटेट ही करते हैं कि आप इस जगह पे आके रहें और यहाँ पे आपको किसी से मिलना नहीं पड़ेगा। ऐसी जगहों पे नो आइडेंटिटी, और आप बस एंटर हो, कोड एंटर करें, जो भी सब लोगों ने भी देखा होगा कि ये जो डिफरेंट जगहों पे हो रहा है,
एयरबीएनबी के नाम पे भी ये हो रहा है। तो वो सिंपल ये है कि आप जाएंगे, आपको किसी से नहीं मिलना, पहला डायलॉग ये होता है। इट मीन्स कि कोई आइडेंटिटी शो नहीं करनी, ना आपके नाम का किसी को पता हो, ना किसी के नाम को पता, और आपको कोई सवाल जवाब नहीं आंसर नहीं करना। आप आए, रहें, जाएं, एंजॉय करें, चले जाएं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अगर की जा रही है तो फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो मनी ट्रांजेक्शंस, ये वो। तो अगर हॉस्टल भी हम वही वाली उसके पैरेलल कर देंगे तो डिफरेंस फिर क्या रह गया। एक नज़रिया मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्चेस इकट्ठी की हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आज से कुछ अर्सा पहले ऐसा होता था कि हॉस्टल वार्डन जो है उसकी हैसियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। हॉस्टल्स को भी एक टोटल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे लिया जाता था। मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन दे दूँ। अमूमन जो आपके मिलिट्री ट्रेनिंग के जो सेंटर्स होते हैं वो टोटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। स्कूल्स को भी पार्शियली टोटल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, जहाँ पे बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, ग्रूम किया जाता है। इसी तरह से आप ये देखें मसाजिद और उसके साथ जो मदारिस वगैरह होते हैं, ये भी टोटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को राइटली और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि और हॉस्टल्स भी उसी लाइन में ही आते हैं। बिल्कुल। अभी ये मैंने लंबी एक रिसर्चेस की एक लिस्ट निकाली है। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि तलबा को 24/7 जब वो हॉस्टल में भेजा जाता है तो उनमें सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होता है। वी अंडरस्टैंड, बिल्कुल, घर की प्रोटेक्शन से वो बाहर आ जाते हैं और उनके अंदर दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में 40% ये ज़्यादा होती है, क्योंकि हॉस्टल में आपको मुकर्ररा वक्त पर उठना है। अगर आप खाने के पर वक्त पे नहीं पहुंचे तो खाना ख़त्म हो जाएगा। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी करनी है। दूसरी जगह के ऊपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2020 में उन्होंने एक लंबा लॉन्ग टर्म जो है वो स्टडी की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स में म्यूचुअल कोऑपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? 60%। yes. ठीक है, समझ आती है, इट मेक सेंस। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 2019 की एक रिसर्च में उन्होंने बताया कि अमूमन क्या होता है कि हॉस्टल के जो मालिकान होते हैं, ये जो मैनेजमेंट होती है वो स्टूडेंट्स को लेती है, ठीक है, असिस्टेंट वार्डन के तौर पे, छोटे छोटे ग्रुप्स के लीडर्स के तौर पे। उन स्टूडेंट्स के अंदर जो है उनके अंदर लीडरशिप जो है वो 60% ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको रियल लाइफ एक्सपोजर मिलता है। और एक और यूनिवर्सिटी में 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तहकीक की गई जिसमें उन्होंने बताया कि जब घर से दूर रहने वाले तलबा जो हैं वो 50% कंपेयरिंग टू दी अदर्स इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। यानी यहाँ पे तो हम सब अच्छी बातें सुन रहे हैं। लम्स में जो है पिछले दोनों एक जो है 2022 में एक सर्वे कराया गया और उन्होंने कहा कि उसमें हॉस्टल में रहने वाले तलबा में सिद्क, अमानतदारी जो है कंपेयरिंग टू दी अदर स्टूडेंट्स के 35% ज़्यादा दी गई। उसकी वजह है कि उनको इंडिविजुअली हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो ये तो हमें एक लंबी लाइन ये बता रही है कि दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हम अपने पास्ट में भी जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, इमाम गजाली थे, ये सब लोग पढ़ने के लिए अपने घरों से दूर आते थे, अपने मेंटोर्स के पास रहते थे, ज़िंदगी का सर्दो गर्म देखते थे, बड़े बड़े आइम्मा, और फिर वो वहाँ पे रह के अपने उस्ताद से ट्रेनिंग लेके बना भी करते थे। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। बिल्कुल। और वही चीज़ का अभी जो मैंने बात की थी ना, स्टूडेंट्स रेडी हैं फॉर तरबियत, ये जो अभी आपने बताया कि स्टूडेंट जाते थे सफ़र करके, और वो सारा, ये तो अब कहीं ये सारी रिसर्चेस बिल्कुल ऐसे ही, मतलब हॉस्टल को टोटल इंस्टीट्यूशन की तरह लिया जाए और सही सिस्टम चलाया जाए तो यही आउटकम है। लेकिन मसला यहाँ पे सिस्टम का आ रहा है ना। अभी ये जो स्टडीज़ की गई, अगर इसके बैकग्राउंड में जाके हम ये देखें ना, इंस्टीट्यूशंस कौन से स्टडी किए गए, तो पता चलेगा कि कितने सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशंस थे। Exactly. और अभी आपने लम्स के अलावा जितनी स्टडीज़ बताई हैं वो है इंटरनेशनल। बिल्कुल। सो इट मीन्स के हॉस्टल अगर ठीक काम करे तो वो दे कैन डू वंडर्स। क्योंकि वाकई ही एक ऐसा है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में आपसे शेयर करती हूँ कि जो हमारे अक्सर स्टूडेंट्स हॉस्टलाइट्स होते हैं उसमें स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ भी होते हैं, इवन जो इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते। मैं आपको पॉजिटिव साइड भी बताती हूँ, नेगेटिव भी। पॉजिटिव साइड ये है कि जैसे एक स्टूडेंट आई गांव से, ऐसे बिल्कुल डरे हुए, बात भी नहीं करनी आती, और कुछ 1-2 सेमेस्टर हॉस्टल में गुजारे हैं, उसके बाद फिर वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उसका ज़्यादा तो नज़र आया पॉजिटिवली, लेकिन फिर गले में से दुपट्टा भी निकल गया। तो मैंने उसे कहा कि दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, सो समहाउ एकदम से वो इंडिपेंडेंस की, नाउ शी इज़ अब्रॉड और PhD कर रही है। वो स्टूडेंट जो एक डरी आई थी और एकदम से उसने कॉन्फिडेंस भी गेन किया, दरमियान में थोड़ी करेक्शन की जरूरत पड़ी, लेकिन उसने उसको समझ लिया और फिर उसने वो चीज़ों पे काम किया जो वो कर सकती थी। That ended well. उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैंने बचना है इस चीज़ से।
लेकिन कितने स्टूडेंट्स लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेजॉरिटी तो फिर कई दफ़ा आप इससे सर्कमस्टांसेस का भी तो शिकार हो जाते हैं। मैं वही कह रही, मेजॉरिटी तो उसी का शिकार हो जाती है ना। ये बहुत दरमियान में से कोई ऐसा है जो अपने आप को बचा ले। अगर उसने टीचर की या किसी की बात सुन ली और उससे बचा लिया, अदरवाइज मेजॉरिटी तो उस सिस्टम वो फिट इन होने वाले में चल रही है। दोबारा आ जाइए, अभी वो जो हमने सिद्क की बात की थी ना, एक एहसास जिम्मेदारी की बात की थी। देखिए, मुआशरे के अंदर आपको अच्छी रिप्यूट कायम के बगैर पैसा भी नहीं मिलता। अगर आप एक मॉडल हॉस्टल जो है वो सेटअप करके लोगों को वो दिखा देते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि आप स्टैंड आउट करते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको ये पॉइंट आउट करने लगी थी कि ब्रांड नेगेटिव साइड पे अगर आप जाके पैसा कमा रहे हैं, आप पहले तो ये चीज सिद्क से भी पहले हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि जितना रिस्क लिखा है वो मिल जाना है। एग्जैक्टली अब आपने उसको नेगेटिवली लेना है या पॉजिटिवली, वो तो आप तक पहुंच जाएगा। तो ज़रूर आपने अपनी नेगेटिविटी, जितना अच्छा एग्जांपल सेट करते हैं, आपके पास फिर पैसे की कमी रहती भी नहीं है ना ही अगर आप उनको तालिबा की कमी रहती है एडमिशन्स की। बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे आपने कहा मॉडल हॉस्टल बनाए तो सही, लाइनें लगी होंगी और सीट्स नहीं होंगी, लेकिन वही वाली चीज़ है कि जैसे हर पर्सन को शॉर्टकट चाहिए ना, रातों रात पैसा चाहिए, तो उसके लिए फिर वो इस मॉडल की तरफ ही आया जाता है कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट है ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो हमने अभी बात एट हैंड में, तो कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं बल्कि आप कैश में करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। दोबारा बताइए, हमने मान लिया हाँ सब गलत बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब गलत काम करने वालों में से बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे हम तो ये करना ही नहीं चाहते, लेकिन स्टूडेंट्स ही ऐसे आते हैं। वी ट्राई टू शिफ्ट द ओनरशिप ऑन द अदर्स इंस्टेड ऑफ अस। अगेन, एक हॉस्टल का मालिक की क्या क्या कैपेसिटी है, वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट उसका ले लेती हूँ। सबसे पहले तो वो जो वादा करता है, जो एग्रीमेंट करता है यूनिवर्सिटी के साथ और जो है लोकेलिटी के जो थाने और पुलिस के साथ, अगर वो उस पर सादिक रहे, हाँ, उसको फॉलो करवाए, उसको वो संजीदगी से समझता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, सिंपल लाइन्स हैं ऐसे। व्हाट एल्स कुड ही डू? अच्छा, हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना, अगर सिस्टम वहाँ पे है ना, अब देखिए ना कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अभी हम अगर ये सिस्टम बनाना छोड़ देना कि ये साफ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तो यहाँ पे गंद मच जाएगा। अगर हम ये ना बनाएं सिस्टम, जैसे हम कहेंगे ना कि जो भी यहाँ पे आप फेंकेंगे, ये छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, कचरा आप फेंकोगे ना, उठाना भी खुद पड़ेगा। देयर इज अ सिस्टम। अगर उसको एक बार जहन में बैठ गई ये बात, वो गंद मचाना छोड़ देता है क्योंकि उसको पता है कि मैंने उठाना है। सो दिस इज अ रीइंफोर्समेंट सिस्टम। आपने बना के पॉलिसीज बना के सिर्फ छोड़ नहीं देनी, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, उसके लिए सबसे पहले अकाउंटेबल वो मालिक है जिसने ये बनाई पॉलिसी। आपने वादा किया था कि मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, आने वाले तो कैसे भी आ सकते हैं। क्लास में नहीं हम कहते सब स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं, जैसे भी आ जाए। अब आपका काम है एज ए टीचर उनको एक डायमेंशन पे लेके आना है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आने वाले ही खराब है? इट मीन्स कि आपका पॉलिसी तो बन गई, इम्प्लीमेंटेशन वीक है, ताकि आप उनको, जैसे कि अगर कहा गया कि खाना 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अच्छा 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा, चारों तरफ कैफेज हैं, चलो ऑर्डर करवाओ, मंगवा लो, एंड दे विल अलाउ टू एंटर द डिलीवरी ऑफ फूड। ये वो छोटी सी चीज़ है जहाँ से आप कह सकते हैं कि नहीं 10 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा, इट मीन्स कहीं से नहीं मिलेगा। आपने हाली पॉलिसी बना के एक डॉक्यूमेंट रख नहीं देना, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। असल बात ये मेन चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। इम्प्लीमेंट के लिए हम कैसे लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं। मेरे सामने एक मिसाल है, प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी की, ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी में थे। मुझे बात ज़्यादा याद नहीं रही, लेकिन इनका भी ताल्लुक कुछ हॉस्टल्स के साथ था। अच्छा। ये क्या करते थे कि हॉस्टल्स में इन्होंने कुछ हॉस्टल्स के साथ इनकी एग्रीमेंट था, और ये इन्होंने ये उन तलबा के लिए जो 5 वक्त की नमाज की जिम्मेदारी लेते थे, उसके लिए कुछ कंसेशन रखी हुई थी। देखिए, आपको इतने % कंसेशन मिल जाएगी। जैसे आपको पता है कि एक हमारे पास स्कॉलरशिप होल्डर आता है तो हम उसको कहते हैं कि इतना GPA जो है मेंटेन करना है, रीइंफोर्समेंट है ना, ये रीइंफोर्समेंट है। और फिर वो क्या करते थे, उसके साथ उन्होंने इनके लिए रखा हुआ था, मेरा ख्याल है हफ्ते में 1 मरतबा कोई भी एक तरबियती सेशन होता था, वो किसी इशा या मगरिब की नमाज के बाद आधा घंटे के लिए स्टूडेंट्स को बिठाते थे। तो मेरा ख्याल है एक बहुत ही पॉजिटिव वे था। अब आपने नाम के बताया इनका? प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी। अब्दुल्ला वहाब कितने हैं बताएं? लेकिन हमें हर एक को बनना पड़ेगा। यही तो कह रही है, अगर आपका जो सारी हमारी बात का पर्पस है ना, वो हम में से कोई, आपका जो अपना ज़मीर है ना, वही वाली चीज़ है कि पहले आप ये पॉलिसीज बनाते हुए, एडमिशन करते हुए एक बार अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। असल बात कोई पर्सन नहीं जिसकी ज़मीर की आवाज़ उसको ये ना कहती हो कि ये जो काम है ये गलत नहीं है।
आपका नफ्स सबसे पहले आपको बताता है। सो जितना मर्जी, मेरा ये बिलीफ है कि जिसका माइंडसेट चेंज होना ना, वो जब तक खुद नहीं चाहता ना, वो चेंज नहीं होता। तो फिर ऐसा करें कि वो जो तरबियती सेशंस जो दिए जाते थे मगरिब के इशा के बाद, वो हॉस्टल के मालिकान के क्यों नहीं, चाहिए? क्यों नहीं? अच्छा, ये किया जा सकता है। हाँ, यूनिवर्सिटी उनको बाउंड कर सकती है। उनमें से कोई भी अल्लाह से डरने वाला जो है, महीने में एक मरतबा, 3 महीने में एक मरतबा एक महफिल ऐसी रखे जिसके अंदर सारी चीजें डिस्कस हो, और उसके साथ ये भी, और उसमें हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 50 में से 50 चेंज हो जाएंगे। 50 में से एक भी चेंज हो गया ना, तो समझे मुझे उम्मीद है आपके 10 से 15 से 20 भी चेंज होंगे। अगर हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं एक भी चेंज हो गया, चलिए शुरुआत तो कहीं से होगी, कहीं से इसी की बात करें। अभी आप एक ही पर्सन की एग्जांपल दे रही है ना, लेकिन हमारे लिए वो मोटिवेटिंग है। अच्छा, ऐसा भी होगा। अच्छा, दूसरी बात है फॉलो अप करना, जो अभी आपने बात कही, ये नहीं कि एक दफा उनको बस महीने में एक दफा दर्स देके छोड़ दिया, नहीं, उसके बाद फॉलो अप भी किया। अच्छा, चेकलिस्ट होनी चाहिए, KPIs होने चाहिए, जैसे हम दुनिया में अपने रिजल्ट्स लेते हैं दुनिया के कामों में। इंस्पायर करना। अगर आप कह रहे हैं 5 वक्त नमाज पढ़ें, अगर आप आगे खुद नहीं खड़े सबसे पहले, तो कौन करेगा? और अगर आप कह रहे हैं 10 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा, और अगर आप खुद बाद में ऑर्डर करवा रहे हैं तो कैसे मिलेगा? आपको खुद रोल मॉडल बनना है, तो डिसिप्लिन सब सेट हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर एक एम्प्लॉय खुद नहीं आ रहा है, एक कहते हैं बॉस खुद 10 बजे नहीं आ रहा है ऑफिस में, सबसे कहे तुम लोग 7:30 बजे पहुंचो, बिल्कुल हर एक को पता है कि हम लूप होल्स ढूंढ सकते हैं। आप एक पर्सन जो खुद ना इंस्पायर करे, वो दूसरों से कुछ फॉलो नहीं करवा सकता ना, तो ये उसका पार्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हॉस्टल की बात हम कर रहे थे शुरू में, कि इसकी पॉजिटिव साइड, बिल्कुल आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट कि एक स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता है और एक जो घर में रहता है, घर वाला ओवर पैम्पर्ड जो हॉस्टल में रहता है, उसको हर चीज़ में इंडिपेंडेंस आ जाती है, उसकी डिसिप्लिन, बर्दाश्त, टीम वर्किंग, मतलब जो टीम बिल्डिंग, वो एक हर चीज़ अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो यही एक टोटल इंस्टीट्यूशन का काम अगर सही प्ले हो जाए तो इससे बेहतर। और यही हालात, वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, बट डे केयर्स के भी यही हालात हैं, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, और वहाँ से शख्सियत बनती है या बिगड़ती है। और नेक्स्ट आपका कोई टॉपिक अगर डे केयर पे करें तो आप देखेंगे शुरुआत वहाँ से हुई है, उस पर्सनैलिटी बिल्डिंग की, जो यहाँ पे आके हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है। आप ये देखिए कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना, यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जेल का तस्वुर ख़त्म किया जाए। हाँ। अगर आप देखिए ना, तो जो हमारे यहाँ, जैसे हमारे पास लाहौर में कोट लखपत जेल है, हमारे पास बड़ी बड़ी जेलें मौजूद हैं। आपको पता है इनका इतना बड़ा बजट होता है, जैसे यूनिवर्सिटी से तो बहुत ही बड़ा होता होगा, क्योंकि इसमें 20-20 हज़ार कैदी होते हैं। अच्छा, उनके साथ उन कैदियों के लिए ये बाकायदा कमाई की भी अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं। और आपको याद होगा कि वो उसके अंदर ये भी असूल होते हैं, किसी ने इतने सिपारे हिफ्स कर लिए, नमाज की पाबंद की, अच्छे कंडक्ट के ऊपर जो है सज़ा कम हो जाती है। जेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। नहीं, इफ़ दे डू, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि एक छोटा मुजरिम जो है, जो जेल में जाके बड़ा मुजरिम बन के आ जाता है। हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कि कहने का मतलब है, देखा जाए तो जो जेल सुपरिटेंडेंट है, मेरा तो ख्याल है कि वो किसी बहुत ही बड़े से बड़े रिफॉर्मर से भी ऊपर ही चला जाता है। रिफॉर्मर्स को 20,000 तो लोग भी ना अपने डिस्पोजल पे मिलते, जिसके ऊपर उसका फुल कंट्रोल भी होता है, और फिर उसको बजट भी मिलता है, उसको उसके लिए प्लान भी मिलता है। वहाँ पे आपके साइको एनालिसिस के लोग भी होते हैं, वहाँ पे आपके साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, बहुत सारे लोग बाकायदा एक्सपर्ट्स जो है वो हायर किए जाते हैं, इमाम हायर किए जाते हैं, टीम्स वहाँ पे जाती हैं तबलीगी जमात वगैरह की, और ये सब कुछ होता है। आ जाके बात वही हो जाती है, इफ वी फील द रिस्पांसिबिलिटी। अगर ये सिस्टम, ये मैं कह रही हूँ, अगर ये जेल का सिस्टम हो सकता है, हाँ, तो जेल हॉस्टल से बेहतर है। हॉस्टल से बेहतर है, इसी की बात में आप देखेंगे कम से कम हमारा रिकॉर्ड तो है कि कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, किस किस जुर्म से आए हैं, कोई रिकॉर्ड तो है। ये चीज़ हमारे हॉस्टल में मिसिंग हो रही है। और सबसे मेन चीज़ डॉक्टर आसिफ, जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन मुझे याद है, जब हम स्टूडेंट थे और मेरी एक फ्रेंड हॉस्टल में रहती थी, और फीमेल हॉस्टल और प्राइवेट हॉस्टल, कोई यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड नहीं, और मैं सोचती थी अगर इसे मिलना है तो 9 o'clock से पहले जाना है, ऐसा ही, क्योंकि आफ्टर 9 o'clock वो अपने हॉस्टल से नीचे भी नहीं उतर सकती। बिल्कुल। और वो टाइम था कि जब उन्हें पता होता था कि इतने बजे के बाद इवन फीमेल, मैं उस अपनी फ्रेंड से नहीं मिल सकती। बिल्कुल। अभी आप बाहर निकल के देखें तो हॉस्टल का वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अभी तो मैंने ये देखा है कि ऊपर फीमेल खड़ी हैं और नीचे मेल खड़े हैं, ऊपर से कोई चीज़ें फेंकी जा रही हैं, क्या मतलब इस तरह की चीज़ें जो इमेजिन नहीं की जा सकती। अच्छा, इवन लाहौर में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके बच्चे कई दफा कहते हैं जी घर में फोकस के साथ पढ़ाई नहीं होती, हमें हॉस्टल जाना है। एवरीवन नोज, क्योंकि आज़ादी वहाँ मिलनी है ना। हॉस्टल का जो फंक्शन है वो उसके ऑपोजिट चल रहा है। अगर आपने फ्री रहना है लाइफ, और ये मैंने भी सुना है, और खासतौर पे अब जो न्यू जनरेशन है जिनको पेरेंट्स और फैमिली ज़्यादा जल्दी ख़राब लगने लग जाती है, उनके लिए ये स्केप का काम कर रहे हैं। और उनको क्योंकि आगे बिजनेस चाहिए, वो कहते हैं वेलकम। हमने ये सब बातें कर ली, और जैसे कि आपकी पूरी बातों से जो हम बॉटम लाइन पे ऊपर आए हैं, एहसास जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है, एहसास जिम्मेदारी होगा तो आपकी जहाँ पे विल होगी वहाँ पे वे आपको मिल ही जाएगा। एक बात जिसका मैं तज़किरा करना चाहती हूँ कि हमेशा जो स्टूडेंट्स खुद होते हैं वो एक उस्ताद से ज़्यादा या किसी आउटसाइडर से ज़्यादा अफेक्टिव फोर्स होते हैं
अपने पीयर्स के लिए। हॉस्टल मालिकान, और वो करते भी हैं, बहुत सारे कामों के लिए वो करते भी हैं, लेकिन जब तक वो तरबियत को, अखलाकियात को और एहसास ज़िम्मेदारी को अपने एजेंडे में शामिल करें, तो उसके साथ अपने स्टूडेंट काउंसिल जो उन्होंने छोटी सी बनाई है, उसके अंदर कुछ तलबा को जो कि अच्छा कंडक्ट दिखाते हैं, बहुत सारे तलबा बहुत अच्छे भी होते बना हैं, सकते हैं, हाँ। बहुत अच्छे वो नमाजी होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत वो यानी नज़्म ज़ब्त का ख्याल करने वाले होते हैं, उनको रिवॉर्ड देने के लिए और उनको जो है डिस्टिंक्ट करने के लिए वो उनको कुछ ना कुछ पोजीशन दे सकते हैं। और इस तरह से जो है ना, जो पीयर्स प्रेशर जो है वो हम एक पॉजिटिव वाला बिल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे ये जो आप बात करिए ना, अभी आपने बात की थी हमें जेल में साइको एनालिस्ट मिल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट मिल रहे हैं, हॉस्टल में क्यों नहीं मिल रहे? ये एक बहुत मेन काम करने वाला, अगर ये हो जाए ना कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये काउंसलर्स हैं, वो भी हॉस्टल में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जो सारी बात आप करिए ना, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर मैनेजमेंट। बिल्कुल, कि अच्छा बिहेव, अब मालकान हो सकता है करना चाहे, जबकि जो करना चाहता है, जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन क्यों ना अगर एक ऐसा सिस्टम के जिसमें साइकोलॉजिस्ट को भी ऐसे शामिल किया जाए कि वो बताया ये वाली चीज़ कि अगर ये बच्चे ये जो आपने अभी कहा था ना, इसको कहते हैं हम साइकोलॉजी में डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, कि आप एक बच्चा अच्छा काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा ना, तो जो नहीं कर रहा उसको अभी छोड़ के जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उसको रोल मॉडल बनाएं, दूसरे को कंडेम करना छोड़ें, वो खुद ही आप इतना उस अच्छे वाले को अट्रैक्टिव बना दें कि वो ऐसा 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 उसकी तरफ खुद ही आना, जो आना चाहेंगे वो आ जाएंगे उसकी तरफ। तो ये सारा बिहेवियर मैनेजमेंट है। अच्छा, उसमें ये जो आपने साइको एनालिसिस की बात की है ना, इसमें एक और भी चीज़ है। असल में होता ये कि हम सबको बहुत आसान लगता है तलबा को भी बुरा कह देना, हॉस्टल मालिकान को भी बुरा कह देना। समटाइम्स हम वी आर नॉट ऑन द एम्पैथेटिक लेवल, अनलेस एंड अनटिल हम किसी दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम उसको अपनी बात समझा नहीं सकते। और साइको एनालिसिस्ट क्या करता है, वो आपकी इंट्रिंसिक जो इमोशनल रेगुलेशन होता है ना, उसमें आपको मदद देता है। वो आपको कभी भी कोई चीज़ अपने पास से नहीं देता, वो आपको थोड़ा सा आपके पास है उसी को वो रेगुलेट कराने के लिए आपको एम्पावर करने की कोशिश करता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है कि जहाँ पे हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के जो काउंसलर्स की मौजूदगी को जिम्मेदारी समझते हैं, बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, और जैसे कि जो रेलेवेंट यूनिवर्सिटी होती है जिसकी वजह से उस हॉस्टल को लाइसेंस मिला होता है, वो यूनिवर्सिटी अगर किसी शख्स को उनके साथ पाबंद कर दे, उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हॉस्टल्स के मालिकान से ले लिया जाए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यूनिवर्सिटी खुद कर दे। और बहुत सारे लोग जो है ना वो इस काम को कार खैर समझ के भी करते हैं, लेकिन इसको इन्वॉल्व कर लिया जाए तो स्टूडेंट्स के हार्ट ब्रेक है। आप देखें अभी आपने कहा ना सुसाइड, एग्जैक्टली एंड है बिल्कुल, उससे पहले वो क्या सफरिंग थी, ड्रग्स, तो ये सफरिंग्स क्या है ये कौन सुनेगा? बिल्कुल, और जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप समझा नहीं सकते। कुछ लोगों को सिर्फ बोलने की, सुनने की जरूरत होती है कि उन्हें सिर्फ सुन लिया जाए और बस। और बाकी जो पीयर प्रेशर है ना, हम पॉजिटिवली ये सारी बातें हमने जो किए हैं, इट इज़ ऑन द नेगेटिव साइड, क्योंकि पैटर्न ही सामने ये नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छे हॉस्टल्स नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पैटर्न ये नज़र आ रहा है। और जो अच्छे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कैसे पीयर्स एक दूसरे के सपोर्ट बन जाते हैं। एग्जैक्टली, वहाँ पे वो एक दूसरे को बूस्ट करते हैं। बिल्कुल, और अच्छे मालिकान जो हैं वो खुद रोल मॉडल बनते हैं। लेकिन जहाँ पे मोस्टली नज़र आ रहा है ना, वो ये एक नेगेटिव पैटर्न नज़र आ रहा है, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट की बात भी है, प्लस जैसे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, डायरेक्टली लिंक है तरबियत के साथ भी, और आपका भी जो है, मतलब हॉस्टल्स को आइसोलेशन में रहना ही नहीं चाहिए, ये एक कनेक्शन में और एक इंटीग्रेटेड मॉडल हो, ताकि कहीं ना कहीं इससे फिर मालिकान के भी चेक एंड बैलेंस रहेगा कि क्या वो उस ट्रैक पे हैं या नहीं। डॉक्टर आमना, आपका बेहद शुक्रिया। हमें ज़रूरत है इन बातों के करने की, और जो हमारी आज का जो हाईलाइट और टेक अवे है वो ये है कि फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे माशरे में एक लफ्ज़ है कि गंदा है पर धंधा है, वी ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन अदर्स। और आप ये देखिए कि ये जो जैसे कि हॉस्टल मालिकान की हम बात कर रहे हैं, जो कि जिनको हम ब्लेम कर रहे हैं कि जी आप सिर्फ पैसे बना रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो खुद तबलीगी जमात के साथ जाते हैं, जमात इस्लामी के साथ उनका ताल्लुक है, बड़े बड़े चैरिटी के प्रोजेक्ट्स में जो वो कर रहे होते हैं। लेकिन वाई डू दे डू दिस ओनली ऑन मसाजिद या इस्लामिक सेंटर्स? उनके तो अपने घर में जिहाद पड़ा हुआ है ना। तो सोचने की बात वो जो सिद्ध की कमी, जो कि सिद्ध की कमी है, बस वही। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और अपने व्यूअर्स से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली रेज द टॉपिक्स जो कि हमारे साथ डायरेक्ट लिंक्ड हैं, और ये भी बताइएगा कि हम इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है वो हॉस्टल मालिकान की जो एक एसोसिएशन लाजिम होगी, उस एसोसिएशन के साथ अंदर घुस के उनको ये बताया जाए कि इसको भी अपने एजेंडा में शामिल कीजिए। बारकल्लाह फीकुम।